अस्सलाम वालेकुम माय स्टूडेंट्स और मेरे साथ खैरियत से होंगे। तो आज हम क्लास 9 बायोलॉजी एंजाइम चैप्टर में स्टार्ट किया हुआ है। 6 चैप्टर है हमारे पास, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे फैक्टर दैट अफेक्ट द रेट ऑफ द एंजाइम एक्शन, ठीक है। एज ए लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे हमसे पूछ सकते हैं, बार बार एग्जाम में आता है, तो आपने इसको अच्छी तरह से कर लेना है। इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा बनते हैं। ऐसे अवामिल बताएं जो हमारे पास एंजाइम के एक्शंस के रेट को अफेक्ट करें, असरअंदाज करें, ठीक है। तो हमारे पास कौन से ऐसे अवामिल हैं? 3 अवामिल हैं, टेम्परेचर, सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन एंड पीएच, ठीक है। इन तीनों के ज़्यादा या कम होने से हमारे पास जो एंजाइम का रेट ऑफ एक्शन है वो क्या होता है, वो अफेक्ट हो रहा है, असरअंदाज हो रहा है। सबसे पहले आज के लेक्चर में हम टेम्परेचर को समझेंगे, देन हम नेक्स्ट लेक्चर में सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन एंड पीएच को देखेंगे, ठीक है। तो आज आपने क्या देखना है, टेम्परेचर को देखना है। टेम्परेचर को देखने से पहले हम इसको ग्राफ की मदद से समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो मैं आपको साथ साथ रफ ग्राफ ही बताती हूँ ताकि आपको समझ आए, ठीक है। आपको पता है कि ग्राफ बनाने के लिए हमारे पास 2 एक्सिस होते हैं, ठीक है। ये हमारे पास एक्स एक्सिस होता है हॉरिजॉन्टली और वाई एक्सिस होता है हमारे पास वर्टिकली, ठीक है। वाई एक्सिस में हम एंजाइम रेट ऑफ एंजाइम एक्शन ले लेते हैं, रेट ऑफ एंजाइम एक्शन, एंड एक्स एक्सिस में हम अपने टेम्परेचर को ले लेंगे, ठीक है। 0, 10, 20, 30, 40, 50 ये हमारे पास टेम्परेचर आ गया, ठीक है। अब हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे हमारा रेट यहाँ पे टेम्परेचर हमारे पास यहाँ पे कितना है 0, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है तो हमारे पास रेट ऑफ एंजाइम एक्शन भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास पहली लाइन यही लिखी है, इंक्रीज इन टेम्परेचर। जैसे जैसे हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं, ठीक है, यहाँ पे टेम्परेचर 0 था, जैसे जैसे बढ़ा रहे 10 हुआ, 20 हुआ, 30 हुआ। इंक्रीज इन टेम्परेचर, जैसे जैसे हम टेम्परेचर को बढ़ा रहे हैं, इसके साथ साथ हमारे पास क्या बढ़ा है, रेट ऑफ एंजाइम एक्शन भी बढ़ रहा है, ठीक है। तो हमारे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शन है, इंक्रीज इन टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू द रेट ऑफ द एंजाइम कैटालाइज रिएक्शन। ये बात आपने याद रखनी है। फर्स्ट लाइन आपको समझ आ गई कॉन्सेप्शनल। देन हम देखते हैं ऑप्टिमम टेम्परेचर। ऑप्टिमम टेम्परेचर क्या होता है, ठीक है। हाँ, ह्यूमन की जो बॉडी में एंजाइम्स होते हैं ना, उनका ऑप्टिमम टेम्परेचर हमारे पास होता है 37 सेल्सियस, ठीक है। 37 सेल्सियस में हमारे पास जो एंजाइम होते हैं ना ह्यूमन्स में, वो बेहतरीन तौर पर काम करते हैं, ठीक है। अगर हम इससे कम टेम्परेचर कर दें या इससे ज़्यादा टेम्परेचर कर दें तो वो अच्छी तरह से काम नहीं करेंगे, ठीक है। तो ह्यूमन का जो हमारे पास टेम्परेचर होता है ना ह्यूमन का, वो आपने याद रखना है 37 सेल्सियस। इस टेम्परेचर पे जो ह्यूमन की एंजाइम्स होते हैं, इंसानों के जो एंजाइम्स होंगे, हमारी बॉडी में जितने भी एंजाइम होते हैं वो इस पर एक्यूरेटली काम करेंगे, ठीक है। तो इसी जिस पे हमारे पास एंजाइम अच्छी तरह से काम कर सके, ठीक है, बेहतर तौर पे अपनी फंक्शंस को परफॉर्म कर सके, उसको हम ऑप्टिमम टेम्परेचर कहते हैं, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट भी आपको समझ आ गई। तो ह्यूमन का टेम्परेचर कहाँ पे, तो ये 30 और ये यहाँ पे 37, ठीक है। तो ये मैक्सिमम, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ गया, यहाँ पे ऑप्टिमम टेम्परेचर आ गया, ठीक है। ऑप्टिमम टेम्परेचर क्या होता है, हम इसको एक दफ़ा फिर समझ लेते हैं। ऐसा टेम्परेचर जिस पर इंसान अच्छी तरह से काम कर सके, अपने फंक्शंस को परफॉर्म कर सके, हम इसको क्या कहते हैं, इस टर्म को क्या कहते हैं, ऑप्टिमम टेम्परेचर कहते हैं, ठीक है। अब हम इसके टर्म को देख लेते हैं। बार बार एज अ शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर पूछी जाती है, आपने इसको देख लेना है। एंजाइम वर्क्स एट इट्स मैक्सिमम रेट, ठीक है। एंजाइम काम कर सके मैक्सिमम रेट के तौर पे, ठीक है, अच्छी तरह से काम कर सके एट अ स्पेसिफिक टेम्परेचर। स्पेसिफिक टेम्परेचर मतलब 37 सेल्सियस पर, ठीक है, ह्यूमन केस पे, विच इज़ कॉल्ड ऑप्टिमम टेम्परेचर। हम इसको ऑप्टिमम टेम्परेचर कहते हैं, जहाँ पे एंजाइम बेहतर तौर पर काम कर सके, उस टेम्परेचर को हम क्या कहते हैं, ऑप्टिमम टेम्परेचर कहते हैं। आई होप आपको ये समझ आ गई होगी। देन हम देख लेते हैं डीनेचुरेशन। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टाइम है, आपको ये भी आनी चाहिए। डीनेचुरेशन हमारे पास होती है, ठीक है। जैसे हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं ना, आपने ये टर्म्स याद रखनी है, ठीक है। पहले हम इसको फ्लो चार्ट के तौर पर दे रहे हैं। जब हम टेम्परेचर को राइज़ करेंगे ना, तो इससे हमारे पास जो काइनेटिक एनर्जी होगी ना, वो हमें प्रोवाइड होगी। काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड होगी, ठीक है। टेम्परेचर को राइज करने से हमें क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड होगी, और जो हमारे पास रिएक्शन होगा ना, वो हमारे पास एक्सेलरेट हो जाएगा, ठीक है, एक्सेलरेटेड हो जाएगा, ठीक है। लेकिन जब हम टेम्परेचर को ऑप्टिमम टेम्परेचर से भी बढ़ा देंगे, ठीक है, जब हम ये तो हमारे पास फर्स्ट केस हो गया ना, हम टेम्परेचर को बढ़ाएंगे, काइनेटिक एनर्जी में प्रोवाइड होगी, रिएक्शन हमारे पास एक्सेलरेट हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ठीक है। लेकिन दूसरा केस हमारे पास आता है कि जब हम टेम्परेचर को, ठीक है, टेम्परेचर को हम बढ़ा रहे हैं, ठीक है, हम इतना बढ़ा रहे हैं कि हम ऑप्टिमम टेम्परेचर को भी एक्सीड कर रहे हैं, ठीक है। यानी कि ऑप्टिमम टेम्परेचर हमारे पास 37 सेल्सियस था, ठीक है, हम इसको भी एक्सीड कर रहे हैं।
37 सेल्सियस से भी हम 50 सेल्सियस तक पहुँच गए, ठीक है। इतना हमने टेम्परेचर बढ़ा दिया। तो इससे हमारे पास जो भी एंजाइम के एटम्स होंगे उनकी हमारे पास क्या होंगी, यहाँ पे लिखा हुआ है, एंजाइम के जितने भी एटम्स होंगे उनमें वाइब्रेशन हो जाएगी, उनमें वाइब्रेशन होगी, उनका जो ग्लोबुलर स्ट्रक्चर होगा ना वो हमारे पास क्या हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा, डीनेचर्ड हो जाएगा, अपनी असल हालत में नहीं रहेगा। इस टर्म को हम क्या कहते हैं, डीनेचरेशन कहते हैं, ठीक है। तो डीनेचरेशन में 2 टर्म्स है, आपने ये बात याद रखनी है। हम टेम्परेचर को बढ़ाएंगे, काइनेटिक एनर्जी हमें प्रोवाइड होगी, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी में प्रोवाइड होगी, रिएक्शन एक्सेलरेटेड हो जाएगा, ठीक है। लेकिन जब हम टेम्परेचर को बढ़ाएंगे, ऑप्टिमम टेम्परेचर से भी ज़्यादा बढ़ा देंगे, ठीक है। ऑप्टिमम टेम्परेचर हमारे पास कितने 37 सेल्सियस है, हम इससे भी ज़्यादा एक्सीड कर देंगे तो हमारे पास जो एंजाइम के एटम्स होंगे वो वाइब्रेट करेंगे, ग्लोबुलर स्ट्रक्चर हमारे पास डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, तो हम इस टर्म को क्या कहेंगे, डीनेचर्ड कहते हैं। अब हम इसको थ्योरेटिकली पढ़ लेते हैं। यहाँ पे इसने ये बताया व्हेन टेम्परेचर राइजेस, जब हम टेम्परेचर को बढ़ा रहे हैं एक सर्टन लिमिट तक, ठीक है। लिमिट कौन सी लिमिट तक, 37 सेल्सियस तक, ठीक है। हमने टेम्परेचर को बढ़ाया है, सर्टन लिमिट का यहाँ पे लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया, डैट एड्स इन द एक्टिवेशन एनर्जी एंड आल्सो प्रोवाइड काइनेटिक एनर्जी। तो हमें क्या मिलती है, काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड होती है और हमारे पास जो रिएक्शन होता है वो एक्सेलरेट हो जाता है, वो बढ़ता है, ठीक है। और यहाँ पे ये बता रहे हैं कि हमने टेम्परेचर को बढ़ाया 37 सेल्सियस तक, हमें काइनेटिक एनर्जी मिली और जो हमारे पास रिएक्शन है वो क्या हुआ, एक्सेलरेट हुआ, बढ़ रहा है, ठीक है। ये केस आपको यहाँ तक है, ये केस हमारे पास यहाँ तक है। देन हमारे पास नेक्स्ट टर्म आती है व्हेन द टेम्परेचर इज रेज। यहाँ पे भी टेम्परेचर बढ़ रहा है लेकिन ऑप्टिमम टेम्परेचर से भी ज़्यादा बढ़ रहा है। ऑप्टिमम टेम्परेचर हमारे पास कितना था, 37 सेल्सियस, यहाँ पे ये हमारे पास 37 सेल्सियस 40 50, इससे भी ज़्यादा जब हमारे पास टेम्परेचर बढ़ेगा तो हमारे पास जो भी इंजाइम के हीट एनर्जी हमारे पास बढ़ जाएगी, इंजाइम के एटम्स जो होंगे वो वाइब्रेट करेंगे, ग्लोबुलर स्ट्रक्चर के जो इंजाइम होंगे वो हमारे पास लॉस हो जाएंगे, ग्लोबुलर स्ट्रक्चर हमारे पास डिस्ट्रॉय हो जाएगा, तो हम इस टाइम को कहेंगे डीनेचरेशन कहेंगे, ठीक है। आपको समझ आ गई है, आई होप आपको समझ आ गई है। अब आपने क्या करना है कि ये आपने एग्जाम में लिखना है। समझने के लिए आपने रफ नोट्स के तौर पे आपने करना है कि फर्स्ट केस पे हमने टेम्परेचर को राइज़ किया था, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी हमें प्रोवाइड हुई थी, ठीक है। देन रिएक्शन जो था वो एक्सेलरेट हो गया, ठीक है। ये हमारे पास फर्स्ट केस था यहाँ पर। सेकेंड केस में हमने टेम्परेचर को तो बढ़ाया, ठीक है, टेम्परेचर को बढ़ाया, इतना बढ़ाया कि हमने ऑप्टिमम टेम्परेचर से भी ज़्यादा बढ़ा दिया, ठीक है। ऑप्टिमम टेम्परेचर हमारे पास 37 था तो हमने इसको 50 सेल्सियस तक बढ़ा दिया। इसके बढ़ाने से हमारे पास जो इंजाइम के एटम्स थे ना, इंजाइम एटम थे वो हमारे पास क्या हो गए, वाइब्रेट हो गए, ग्लोबुलर जो हमारे पास स्ट्रक्चर होंगे ना वो हमारे पास क्या हो जाएंगे, डीनेचर्ड हो जाएंगे, ठीक है, डीनेचर्ड हो जाएंगे, डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। तो हम इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, डीनेचरेशन कहते हैं। ये आपने रफ तौर पे अपनी कॉपीज़ में नोट कर लें ताकि आपको याद रहे और अपनी रीडिंग में आपने ये लिख लेना है। देन आउटकम ऑफ द डीनेचरेशन हम किसे कहते हैं, डीनेचरेशन रिजल्ट। डीनेचरेशन हमारे पास कब आता है, किस नतीजे के तौर पे आता है, जब रैपिड डिक्रीज बहुत जल्दी कम हो जाए हमारे पास रेट ऑफ एंजाइम एक्शन, तो हमारे पास क्या हो जाता है, ये ब्लॉक्ड भी हो सकता है, स्टॉप भी हो सकता है हमारे पास एंजाइम, ठीक है। ये कह रहे हैं कि जब हमारे पास बहुत जल्दी, ये आप देख रहे हैं रैपिडली नीचे आ रहा है, ठीक है, रैपिडली ये डिक्रीज़ हो रहा है, जब हमारे पास एंजाइम एक्शन रैपिडली डिक्रीज़ होगा तो हमारे पास ये जो एक्शन है ये ब्लॉक्ड, कम्प्लीटली ब्लॉक्ड भी हो सकता है, स्टॉप भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये बात बताई गई है तो आपने उसको पढ़ लेना। मैंने आपको बुक की एक एक लाइन एक्सप्लेन की है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें ताकि उनको भी फ़ायदा हो। साथ साथ नोट्स बना दीजिए, आपको एग्ज़ाम में आसानी होगी, ठीक है। इसके अलावा अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।